हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को स्टार्ट करेंगे। कल मैंने आप लोगों को मैसेज कर दिया था, तो आज से हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे शुरू कर लेते हैं। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, 2-3 क्लास में ये खत्म हो जाएगा। तो माइक्रो जैसे चल रहा है चलता रहेगा और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हम लोग आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए आ जाइए सभी लोग जल्दी जल्दी। गुड मॉर्निंग रिया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन, लेट नहीं करते हैं बिल्कुल भी। पहला हम लोग को क्या पढ़ना है, देखिए क्लासिकल मॉडल ऑफ क्लासिकल्स थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। सबसे पहले किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एडम स्मिथ के बारे में। एडम स्मिथ की जो क्लासिकल थ्योरी थी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए क्लासिकल इकोनॉमिस्ट में सबसे पहले जो थे फाउंडर ऑफ क्लासिकल इकोनॉमी किसे कहता है, एडम स्मिथ को। नोट कर लीजिए सारा पॉइंट आप लोग। देखिए जो एडम स्मिथ है इन्हें क्या कहता है, फाउंडर ऑफ क्या प्रॉब्लम हो गया, इससे कुछ हो गया। हाँ, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। चलिए स्टार्ट हो रहा है। जी हाँ, जैसे चल रहा था सब वैसे ही चलेगा, सिर्फ एक नया टॉपिक स्टार्ट किया हम लोगों ने आज। लो सारा ही चला गया। तो चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे आज, क्लासिकल्स थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। सबसे पहले कौन सी इकोनॉमिस्ट आते हैं इसमें, मैंने क्या बताया, एडम स्मिथ, ठीक है। तो देखिए एडम स्मिथ को हम लोग क्या बोलते हैं, फाउंडर ऑफ क्लासिकल स्कूल्स ऑफ इकोनॉमिक, ठीक है। तो ये सारे टर्म्स आप लोग याद कर लीजिएगा। एडम स्मिथ को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इन्हें फाउंडर भी कहता है, फाउंडर ऑफ क्लासिकल स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसके अलावा हम लोग इन्हें और कौन सी उपाधि देते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, ठीक है। फादर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स भी हम लोग इनको कहते हैं। इसके अलावा और क्या कहा जाता है इनके बारे में बताइए। जी हाँ, इनकी बहुत ही फेमस बुक भी है, ठीक है। इनकी जो फेमस बुक है उसको भी याद कर लीजिए आप सभी लोग। ये पता है कब आई थी, 1776 में। कौन सा था, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी एडम स्मिथ के बारे में जो आप लोगों को याद करना है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी, वो थ्योरी क्या कहती है, ठीक है। तो देखिए जो थ्योरी थी ये कहते हैं क्या कि अगर किसी भी इकोनॉमी का डेवलपमेंट करना है, किसी भी अर्थव्यवस्था का अगर विकास करना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उस इकोनॉमी की कृषि का विकास करना पड़ेगा, ठीक है। उस इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट सबसे पहले करना पड़ेगा। अगर आप एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करते हैं तो उससे इंडस्ट्री का डेवलपमेंट ऑटोमेटिक होगा, उससे ट्रेड का डेवलपमेंट ऑटोमेटिक होगा, ठीक है। इससे इकोनॉमी अपने आप विकास के पाथ पर आ जाएगी। जैसे अगर आप कृषि का विकास करेंगे तो उद्योगों का विकास अपने आप हो जाएगा, उससे व्यापार का विकास होगा, उससे सर्विस सेक्टर को क्या मिलेगा, उसका डेवलपमेंट होगा, तो इकोनॉमी जो है अपने आप ग्रोथ के पाथ पर आ जाएगी। ऐसा जो था एडम स्मिथ का मानना था। जैसे एग्रीकल्चर में सिर्फ ऐसा नहीं है कि राइस
और यही सारी चीज़ें हैं प्रोडक्शन के लिए। देखिए जैसे गन्ने का आप उत्पादन करते हैं, ठीक है, तो गन्ने का प्रोडक्शन अगर आप करेंगे तो उससे आप क्या बनाएंगे, शुगर मिल होती है बड़ी बड़ी, तो कैसे बनती है, इंडस्ट्री सेटअप की जाती है इसके लिए। फिर आपने जो शुगर बनाया है उसको आप क्या करेंगे, मार्केट में सेल करेंगे, ठीक है, उसको जो पैकेजिंग की है आपने उसको सेल करेंगे। सेल करने का मतलब क्या हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, उसका आप डोमेस्टिक मार्केट में सेल करेंगे, इंटरनेशनल मार्केट में इसको सेल करेंगे। तो ये क्या है, सारा एक तरीके का ट्रेड डेवलपमेंट हो रहा है। तो इससे हमारे कंट्री में क्या आएगा, हमारी कंट्री को में क्या होगा, इनकम जनरेशन होगा, डॉलर्स आएंगे अगर हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे। तो वही है कि अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट करेंगे तो बाकी सारे सेक्टर का डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा। ऐसा जो एडम स्मिथ का मानना था, उन्होंने जब अपने ग्रोथ मॉडल दिया था उसमें उन्होंने ऐसा कहा था, ठीक है। तो देखिए जो एडम स्मिथ थे उन्होंने कुछ कंपोनेंट दिए थे किसके लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। उन्होंने क्या कहा था कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कुछ कंपोनेंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले उन्होंने जो क्या कहा था, वो क्या कहा था, कैपिटल एक्यूमुलेशन की बात की थी उन्होंने, कैपिटल एक्यूमुलेशन, ठीक है। ही बिलीव इन कैपिटल एक्यूमुलेशन, मतलब वो पूंजी संचयन में ज्यादा विश्वास करते थे। वो कहते थे कि इकोनॉमी में कैपिटल एक्यूमुलेशन यानी पूंजी का संचय होना बहुत ही जरूरी है। अगर कैपिटल का एक्यूमुलेशन होगा तभी तो इकोनॉमी में क्या होगा, पैसे इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है। देखिए कैपिटल का एक्यूमुलेशन कौन करता है, पूंजी का संचयन कौन करता है, पूंजीपति करते हैं। जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, पूंजीपति, यही तो क्या करते हैं, कैपिटल का एक्यूमुलेशन करते हैं, क्योंकि भारी भरकम पैसे इन्हीं के पास है, भारी भरकम अमाउंट में सेविंग इन्हीं के पास है। जो लेबर क्लास है उन्हें तो सब्सिस्टेंस वेज दिया जाता है, जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनका जीडीपी में उतना ज़्यादा योगदान नहीं होता जितना कि पूंजीपतियों का होता है। देखिए जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, जैसे आप टेस्ला कंपनीज ले लीजिए, ठीक है, गूगल ले लीजिए, गूगल नहीं टेस्ला लीजिए, गूगल भी है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज तो है ही। इसके अलावा आप इंडियन कंपनीज में ले लीजिए, जैसे कि बीएसएनएल है, रिलायंस है, अडानी है, एल&टी कंस्ट्रक्शन है। ये सारी कंपनीज जो है ये क्या करती हैं, ये बड़े बड़े उद्योगपति हैं, पूंजीपति हैं, इनके पास भारी भरकम अमाउंट में सेविंग है। तो ये क्या करते हैं, ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, ठीक है, रोड डेवलपमेंट में करते हैं, और जो ट्रांसमिशन लाइन है, जो बिजली की तारें बिछाई जाती हैं, ये सारी चीज़ों में डेवलपमेंट करते हैं, मेट्रो चलाती है। तो ये क्या एक तरह का इन्वेस्टमेंट ही है। तो इससे क्या होता है, इकोनॉमी में रोजगार आता है। तो ठीक है, इनके पास पैसे हैं, ये क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इस इन्वेस्टमेंट से ही क्या होता है, इकोनॉमी में डेवलपमेंट आती है। जैसे आपने देखा होगा कि जो रिलायंस इंडस्ट्री है मुंबई में मेट्रो चला रही है, कहीं ना कहीं सोशल वेलफेयर भी हो रहा है और इकोनॉमी का डेवलपमेंट भी होता है। जो मिडिल क्लास लोग हैं, हम लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं, हमारा उतना योगदान नहीं, क्योंकि हम तो बहुत कम शेयर रखते हैं, हमारी सेविंग उतनी ज़्यादा नहीं जितना उनकी है, हम उतना भारी भरकम इन्वेस्टमेंट नहीं करते, ठीक है। वो रोड कंस्ट्रक्शन पे क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, और रेलवे चलाते हैं, एयरवेज चलाते हैं। तो ये सारा अडानी ग्रुप के बारे में आपने सुना है, बड़े बड़े पोर्ट्स बना रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा क्या है, ये लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो वही कहते हैं एडम स्मिथ कि कैपिटल एक्यूमुलेशन बहुत ही जरूरी है इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। दूसरा क्या है, कैपिटल एक्यूमुलेशन मतलब पूंजी का संचयन। दूसरा वो क्या कहते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर इज नेसेसरी। वो कहते हैं, वो बिलीव करते हैं डिवीजन ऑफ लेबर में, उनका विश्वास था कि जो श्रम है उनका विभाजन किया जाना चाहिए, ना कि एक ही लेबर से सारे काम कराए जाने चाहिए। अगर आप एक ही लेबर को सारा काम दे देंगे तो उसका स्पेशलाइजेशन नहीं हुआ किसी काम में, उसको बस जो एक्सपीरियंस हो गया थोड़ा बहुत, उससे वो क्या कर रहा है, सारे काम को किए जा रहा है और कोई एफिशिएंट वर्क नहीं कर रहा है। जैसे कि अगर आप एक पर्सन को कह दे तुम ही स्कूल में जाके पढ़ाओ, यानी टीचर भी तुम ही हो, तुम्हें अगर जरूरत पड़े तो तुम जाके किसी घर मेडिकल फैसिलिटी भी जैसे दे आओ, उनके घर इंजेक्शन लगाना तुम इंजेक्शन भी दे लो, डिलीवरी भी करा दो, और तुम इंजीनियरिंग का काम भी कर लो, जैसे कि तुम मेंटेनेंस करा दो, वहीं कहीं पे जो इलेक्ट्रिसिटी उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया तो तुम जाके वो काम भी कर दो। तो क्या होगा, वो पर्सन का किसी भी चीज में कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब यही है कि जो डॉक्टर्स हैं उनको डॉक्टरी की पढ़ाई करने दो, उनका उस पर स्पेशलाइजेशन होने दो, जो इंजीनियर्स हैं उनको इंजीनियरिंग का काम करने दो, उसका स्पेशलाइजेशन उनका स्पेशलाइजेशन इंजीनियरिंग में होने दो, जो टीचर है उन्हें टीचर रहने दो, ठीक है। तो आपने बुक में पढ़ा होगा, एक जो इकोनॉमिक्स की बुक में दिया हुआ कॉन्सेप्ट है वो क्या है, शर्ट बनाने का एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे कि अगर आपको एक शर्ट बनानी है तो आप क्या कीजिए, शर्ट के कपड़े को काटने का काम किसी और को दीजिए, उसको सिलाई करने का काम किसी और को दीजिए, हुक बनाने का काम, बटन लगाने का काम किसी और को दीजिए। तो इससे क्या होगा, जो लेबर है वो एफिशिएंट होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, वो कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा। और उसे अगर हैंड सेट हो जाता है ना, आपने देखा है कि वो कितनी तेजी से, बहुत तेजी से कपड़े की कटाई करते हैं, हम लोग को करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सीखेंगे फिर करेंगे, तो हमारा उसमें स्पेशलाइजेशन नहीं, वो उसमें स्पेशलाइज्ड हो गया, ठीक है।
तो वही कहते हैं एडम स्मिथ कि डिवीजन ऑफ लेबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इकोनॉमी में डिवीजन ऑफ लेबर होगा तो प्रोडक्शन जो है ज़्यादा तेजी से इंक्रीज होगा, एफिशिएंटली लोग वर्क कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था। बताइए कोई डाउट है? अदरवाइज हम लोग एजम्पशंस करें। जी हाँ, पहले हम लोग क्लासिकल मॉडल कर लेते हैं। एक दो मॉडल है इसमें, एडम स्मिथ का है, डेविड रिकार्डो का है। तो आज हम क्लासिकल का एडम स्मिथ का ही सिर्फ लेते हैं, फिर देखेंगे कल। स्टार्टिंग के एक दो ही है जो थोड़ा लेंदी है, अदरवाइज सारे छोटे छोटे हैं। ठीक है, तो मैं वो सब सारा एक साथ करा दूंगी। और लास्ट के जो एक दो मॉडल है, हेरोडोमल मॉडल है, सोलो मॉडल है, तो ये सब सारे क्या है थोड़ा आपको डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, तो उसमें एक दो क्लास और ले लेंगे एक्स्ट्रा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एजम्पशंस क्या है एडम स्मिथ के मॉडल का। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग एजम्पशंस जो है एडम स्मिथ के ग्रोथ मॉडल का याद कर लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसको उन्होंने इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट माना था। ठीक है, ये होना जरूरी है। क्या? कैपिटल एक्यूमुलेशन, और क्या होना चाहिए? डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, चलिए बताइए पहला क्या है? ठीक है, अभी तो चलिए देखिए पहला क्या एजम्पशन है इनका कि क्या है? सप्लाई ऑफ लैंड इज कांस्टेंट। सप्लाई ऑफ लैंड इज कांस्टेंट मतलब जो भूमि का की पूर्ति है, आपूर्ति है, वो क्या है? स्थिर है। ठीक है, सप्लाई ऑफ लैंड कांस्टेंट है, यानी जो भूमि है उसकी सप्लाई को बढ़ाया नहीं जा सकता। ठीक है, जो लैंड है वो कांस्टेंट है, उसकी सप्लाई को आप इंक्रीज नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरी बात उन्होंने क्या कही थी? देयर इज अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर। ठीक है, क्या है? अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर। ठीक है, जो लेबर है उसकी आपूर्ति को आप जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर है। ठीक है, और जो सप्लाई ऑफ लैंड है वो क्या है? कांस्टेंट है, मतलब जमीन की जो है, जो भूमि है, उसकी सप्लाई को आप बढ़ा नहीं सकते। लेकिन अगर आप लेबर की सप्लाई बढ़ाना चाहते हैं तो आप जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, यानी अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। दूसरी बात क्या कहते हैं ये कि प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कैन बी इंक्रीज बाय डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, मतलब कि जो लेबर है यानी श्रमिक है या श्रम है, उनकी उत्पादकता को डिवीजन ऑफ लेबर मतलब श्रम का विभाजन करके बढ़ाया जा सकता है। अभी मैंने बताया कि अगर आप लेबर का डिवीजन करेंगे तो लेबर के एफिशिएंट बनाया जा सकता है, उनको स्पेशलाइज किया जा सकता है, और उससे प्रोडक्शन क्या होगा? और ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंट होगा, बढ़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है? लेसेस फेयर इकोनॉमी है। मतलब नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, मतलब सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इकोनॉमी अपने आप जो है वो पाथ पर चली जाएगी अगर कभी इकोनॉमी में डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन आती है तो। ठीक है, उसके लिए सरकार को किसी भी तरीके का हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है? सभी लोग बताते रहिए, आप लोगों ने जो भी पढ़ा है थोड़ा बहुत। हाँ बिल्कुल सही है। चलिए क्या है? दूसरा क्या है? जी हाँ बिल्कुल सही है, इनविजिबल हैंड। इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाता है कि किसने दिया है, तो देखिए इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट एडम स्मिथ ने दिया था। क्या मतलब है इनविजिबल हैंड का? मतलब कि देखिए क्या है कि मार्केट फोर्सेस आर
एक्टिव, ठीक है। जो मार्केट फोर्सेस है वो क्या है, एक्टिव है, यानी मार्केट फ्रीली मूव कर रहा है। किसकी वजह से, मार्केट इज मूविंग फ्रीली। क्या हुआ, क्या है, मार्केट फोर्सेस जो है एक्टिव है, यानी प्राइस मैकेनिज्म एक्टिव है, या तो इसको आप बोलिए मार्केट फोर्सेस एक्टिव है या प्राइस मैकेनिज्म जो है वो एक्टिव है, ठीक है। मार्केट फोर्सेस एक्टिव का मतलब क्या है, या प्राइस मैकेनिज्म के एक्टिव होने का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो मार्केट है और क्या कह सकते हैं आप इसको, कि जो वेज रेट है, वेज रेट आर फ्लेक्सिबल, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट एक ही बात में आएंगे, क्या है, इनविजिबल हैंड में ही। इसका क्या मतलब है कि देखिए जो मार्केट फोर्सेस है, डिमांड और सप्लाई है, ये क्या है, ये ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट हो रहा है इसमें, ठीक है। इसमें किसी भी तरीके का गवर्नमेंट को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है कि वेज रेट बढ़ गया अगर तो क्या करे, सरकार इसमें इंटरवेन करे, वेज को कम करे, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मार्केट मैकेनिज्म ऑलरेडी क्या है, यहाँ पर ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट हो रहा है प्राइस और डिमांड एंड सप्लाई के कारण। देखिए यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, यहाँ पर हम लोग प्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर, ठीक है। तो वेज रेट आर फ्लेक्सिबल, मतलब वेज जो है वो फ्लेक्सिबल है, उसमें थोड़ा भी अगर कमी या ज्यादा होता है तो उसके लिए सरकार को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वेज जो है ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएंगे, किसकी वजह से, मार्केट मैकेनिज्म के कारण। इसको ही क्या बोलते हैं, इनविजिबल हैंड। क्या है ये कॉन्सेप्ट, देखिए आपको एक चीज पता होगा कि जो डिमांड फॉर लेबर है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, रियल वेज रेट का, ठीक है। रियल वेज को हम लोग WYP से डिनोट करते हैं, और सप्लाई ऑफ लेबर जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है किससे, रियल वेज से। अगर रियल वेज बढ़ेगा तो सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ जाएगा। सप्लाई ऑफ लेबर कौन बढ़ाता है, लेबर्स, ठीक है। अगर आपका वेज बढ़ेगा, कहीं भी आपको ज्यादा सैलरी मिलेगी तो आप क्या करेंगे, आप ज्यादा से ज्यादा वहां पर जॉब लेना चाहेंगे, ठीक है। दूसरी बात क्या, डिमांड कौन करता है, डिमांड जो है लेबर की वो एंटरप्रेन्योर करता है। तो अगर वेज बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा वो वेज थोड़े पे करना चाहता है, वो चाहता है उसे कम से कम वेज पे करना पड़े, ठीक है, ताकि उसकी कॉस्टिंग जो है वो कम आए। तो वो क्या करेगा, इनके बीच में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। अगर रियल वेज बढ़ेगा तो क्या होगा, डिमांड फॉर लेबर क्या है, कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को आपको यहाँ पर प्राइस वेज मैकेनिज्म में भी ध्यान देना है, ठीक है। सॉरी, प्राइस की ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट कहिए या फिर फ्लेक्सिबल वेज रेट कहिए या फिर मार्केट मैकेनिज्म का यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है आपको देखना है, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, ये डिमांड फॉर लेबर है, और ये क्या है, ये सप्लाई ऑफ लेबर है। ये वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहां पर ये वेज फिक्स किया गया है। एक चीज ध्यान दीजिए, और यहाँ पर क्या है, डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर, इक्विलिब्रियम वेज है, ठीक है। तो आपको एक चीज ध्यान देना है कि देखिए जो इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर लेबर यानी मजदूर जो है वो काम करने के लिए तैयार हुआ है और एंटरप्रेन्योर भी उसको उतना वेज देने के लिए तैयार हुआ है, ठीक है। अगर इसके नीचे वो वेज देता है एंटरप्रेन्योर तो क्या होगा, लेबर वो तैयार नहीं होगा, वो बोलेगा नहीं भाई मैं इस प्राइस से नीचे वेज नहीं ले सकता, ठीक है। और इसके ऊपर अगर वो रख रहा है तो जो उद्योगपति है वो कह रहा नहीं मैं इतना वेज पे नहीं कर सकता। तो दोनों ने आपस में सहमति की और इस वेज पर ये क्या कर रहे हैं, काम करने के लिए तैयार हुए हैं, ठीक है। इतना वेज देने के लिए जो उद्योगपति है वो भी तैयार हुआ है और जो लेबर है वो इस प्राइस पर काम करने के लिए तैयार हुआ है, ठीक है। तो देखिए अब प्राइस मैकेनिज्म क्या है यहाँ पर, अगर मान लीजिए इकोनॉमी में वेजेस जो है बढ़ जाए, देखिए जो रियल वेज है ये बढ़कर WYP डैश हो गया। तो अब आपको एक चीज देखना है, देखिए इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो डिमांड फॉर लेबर है ये डिमांड लाइन है, ठीक है। तो डिमांड फॉर लेबर है कितना हो रहा है, इतना हो रहा है, ठीक है। और सप्लाई ऑफ लेबर कितना हो रहा है, इतना हो रहा है। तो ध्यान दीजिए जब रियल वेज बढ़ गया तो सप्लाई ऑफ वेज बढ़ गया, लोग सोच रहे ज्यादा वेज मिल रहा है अब मैं ज्यादा से ज्यादा काम करूंगा, तो हर कोई काम के लिए तैयार हो गया कि मुझे भी काम चाहिए, मुझे भी काम चाहिए, तो सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ गया। लेकिन ये वेज रेट देने के लिए जो उद्योगपति है वो तैयार ही नहीं हुआ, वो कह रहा नहीं मैं इतना वेज पे नहीं कर सकता। तो आप सप्लाई बढ़ा के ही क्या करेंगे, जब आपको कोई रखेगा ही नहीं काम पर तो क्या करेंगे, ये जो लेबर है वो बोलेंगे ठीक है इससे थोड़ा कम दे दो, इससे थोड़ा कम दे दोगा, उद्योगपति जो है वो तैयार नहीं होगा। तो ये क्या करेगा, ये वेज जो है ये ऑटोमेटिक एडजस्ट होकर उस पॉइंट पर तब तक कम होता रहेगा जब तक कि ये इक्विलिब्रियम वेज लेवल पर नहीं आ जाए, जहां पर जो उद्योगपति है और लेबर दोनों ही आपस में सहमति कर लेते कि हाँ मैं इसी वेज रेट पर काम करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो ये वेज जो है अपने आप तब तक कम हो रहा है जब तक कि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पर नहीं आ जाता। तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट ऑफ
प्राइस वेज या फिर प्राइस, ठीक है, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइस मैकेनिज्म, ठीक है, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट ऑफ प्राइस या फिर ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, ठीक है। चलिए कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो नेक्स्ट करें हम लोग। जी नहीं, छोटा छोटा टॉपिक ही पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा हम लोग ऐसे नहीं करेंगे कि आप लोग परेशान हो जाइए, ठीक है। सभी के कन्वीनियंट को ध्यान देकर करना है सब कुछ। आज एडम स्मिथ ही करेंगे, कल रिकॉर्डर पढ़ लेंगे, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है उसको करते चलते हैं। उसके बाद वैसे भी सारी थियरी के बारे में मैंने ऐसे लिखा दूंगी, ज़्यादा कुछ नहीं है, बाकी सभी छोटे छोटे हैं। और जो ज़्यादा पढ़ना है, मैंने बताया कि स्टार्टिंग के 2 क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, लास्ट के हैरेट-उमर और सोलो मॉडल है, AK मॉडल है, ठीक है। तो ये सब सारा हम लोग पढ़ लेंगे, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। आप लोग को जितना पढ़ना है वो सारा हम लोग जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या कहते हैं, जो एडम स्मिथ थे, क्या था, कौन सा टॉपिक पॉइंट था, जो एडम स्मिथ है वो क्या कहते हैं कि इकोनॉमी में, चलिए इसको मैं दूसरे पॉइंट पे बता देती हूँ। तो क्या बोलते हैं वो कि देयर इज डिमिनिशिंग रिटर्न, क्या बोलते हैं वो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न आपको देखने को मिलता है किसमें, एग्रीकल्चर में, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं ये, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग return is applicable in agriculture, ठीक है। मतलब कृषि में आपको क्या मिल रहा है, गिरते प्रतिफल का नियम मिल रहा है, ठीक है। डिमिनिशिंग रिटर्न देखने को मिल रहा है। क्या होता है ये हमने पढ़ा है पहले भी बहुत बार। देखिए क्या हो रहा है, आपका टोटल प्रोडक्टिविटी क्या हो रहा है, गिर रहा है, और MP क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि देखिए पहले आपको क्या मिला, इंक्रीजिंग रिटर्न, उसके बाद इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से, उसके बाद क्या हो रहा है, अगर आप एक एडिशनल लेबर लैंड पर लगाते हैं तो आपका जो टोटल प्रोडक्टिविटी है वो गिरने लगता है, और उस पर क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका MP क्या हो गया, 0 हो गया। और उसके बाद भी अगर आप क्या करें, लैंड पर लेबर को बढ़ाया जा रहा है तो आपको क्या मिल रहा है, नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है। ये भी कह सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो लैंड है इसकी एक कैपेसिटी है कि उससे मैक्सिमम कितना प्रोडक्शन जो है किया जा सकता है, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर किसी लैंड पर आप मैक्सिमम कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, फिर भी आप उस पर क्या किए जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि उस पर मैं और फर्टिलाइजर डालूं और ज़्यादा उस पर अनाज उगाऊं, तो क्या होगा, वो भी एक समय, वो भी सीमित है, उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लिमिट से आप उस पर प्रोडक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। उसकी एक लिमिटेड क्षमता है, उस क्षमता से ऊपर अगर आप सोचेंगे कि इससे मैं अनाज उत्पादन कर लूँ तो आपको उस पर नेगेटिव रिटर्न मिलने लगता है, ठीक है। तो यही बात इन्होंने कही है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इज एप्लीकेबल इन द एग्रीकल्चर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप ये भी लिख लीजिए, यहाँ पर सप्लाई साइड इकोनॉमी है, ठीक है। सारा हम लोगों ने क्लासिकल्स में पढ़ा है। सप्लाई साइड इकोनॉमी है, आपने पढ़ा है सेज लॉ, क्लासिकल्स के बारे में पढ़े हैं ना सब कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। और सेज लॉ क्या कहता है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, ठीक है। जो पूर्ति है वो अपनी मांग जो है स्वयं पैदा कर लेती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए और क्या है, नेक्स्ट क्या है, देखिए 9th क्या है, लॉ ऑफ सब्सिस्टेंस वेज। ये सारे क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाता है, लॉ ऑफ सब्सिस्टेंस वेज, ठीक है। लॉ ऑफ सब्सिस्टेंस वेज, या फिर इसको आप लोग क्या बोलते हैं, आयरन लॉ ऑफ वेजेस, ठीक है, आयरन लॉ ऑफ वेजेस, इसको आयरन लॉ ऑफ वेजेस भी कहते हैं। देखिए जो लॉ ऑफ सब्सिस्टेंस बेसिस का मतलब क्या होता है कि मजदूरी जो है वो लोगों को, यानी जो श्रमिक है उसको सिर्फ उतना ही मजदूरी दी जाती है जिससे वो अपना जीवन का निर्वाह कर सके, ठीक है। यानी जीवन निर्वाह के बराबर ही इसको सिर्फ मजदूरी दी जाती है, उससे सिर्फ वो अपना जीवन ही निर्वाह कर सकता, उससे वो सेविंग नहीं कर सकता,
जब वो सेविंग ही नहीं करेगा, उसके पास कुछ पैसे जमा ही नहीं हो, तो वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो मजदूरों को सिर्फ उतनी ही मजदूरी दी जा रही है जिससे उसका जीवन यापन हो सके, उससे उसका खर्च चल सके, ठीक है, सिर्फ उतना ही उसको मजदूरी दी जा सकती है। इसलिए उसको लॉ ऑफ आयरन वेजेस भी कहते हैं, ठीक है, लौह नियम, मजदूरी का लौह नियम इसको कहा जाता है, ठीक है। बताइए कोई डाउट है तो। जी हाँ, बिल्कुल सही है कि जो सेविंग्स है वो सिर्फ किसके द्वारा किया जाता है, पूंजीपतियों के द्वारा, क्योंकि जो पैसे उन्हीं के पास है, भारी भरकम अमाउंट में जो सेविंग्स है उन्हीं के पास है। मजदूरों को सिर्फ उतनी ही मजदूरी दी जा रही है कि जितना उससे वो जीवन यापन ही कर सकते, वो सेविंग कर ही नहीं सकते। जब वो सेविंग नहीं करेंगे तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेंगे, ठीक है। जी हाँ, लॉ ऑफ आयरन वेजेस, ठीक है, आयरन लॉ ऑफ वेजेस है, आयरन लॉ ऑफ वेजेस। चलिए बताइए कोई डाउट है तो। चलिए, जो एक और पॉइंट क्या रह गया था इनके एजम्पशन में, वो क्या था कि इन्वेस्टमेंट जो है वो एक एंडोजीनियस फैक्टर है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इज एन एंडोजीनियस फैक्टर। क्यों है ये? क्योंकि देखिए जो इन्वेस्टमेंट है डिपेंड किस पे कर रहा है, ये सेविंग पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इसलिए इन्होंने क्या कहा है कि इन्वेस्टमेंट जो है एक एंडोजीनियस फैक्टर है, ठीक है। एंडोजीनियस का मतलब क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि देखिए इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, इज द फंक्शन ऑफ सेविंग, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट क्या हो गया यहाँ पर, आई क्या है, ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, एंडोजीनियस वेरिएबल है। एस क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्सोजीनियस वेरिएबल है। इन्वेस्टमेंट जो है सेविंग पर डिपेंड कर रहा है, अगर सेविंग ज्यादा होगी तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, सेविंग कम होगा तो इन्वेस्टमेंट भी क्या होगा, कम होगा। तो ठीक है, तो ये क्या था, सारा एजम्पशंस है ये एडम स्मिथ के मॉडल का, क्लासिकल इकोनॉमिक्स में जो ग्रोथ मॉडल उन्होंने दिया है उसका ये सारा एजम्पशंस है। आप लोग याद कर लीजिए, क्वेश्चंस यही से आते हैं, ठीक है, और कुछ ज्यादा इसमें आपको पढ़ना नहीं है। क्या समझ नहीं आया? वेज और सप्लाई, रियल वेज और रियल सप्लाई। देखिए एक नॉमिनल वेज होता है, एक रियल वेज होता है। नॉमिनल वेज का मतलब क्या होता है, जो आपको सैलरी एक मिलता है, भारी भरकम जो भी आपको सैलरी मिलता है, आपको जो कैश फॉर्म में सैलरी मिल गया, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, जो भी आपकी सैलरी आपको इन हैंड मिली है, वो क्या है आपका नॉमिनल वेज, ठीक है। रियल वेज क्या होता है, जब आप उसको प्राइस से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, तो आपका रियल वेज निकल जाएगा। मतलब उस मनी की परचेजिंग पावर कितनी है, ठीक है। आपको 1 लाख सैलरी मिली है तो आप उससे कितना कम्युनिटी परचेज कर सकते हो, ये आपकी रियल वेज है, ठीक है। तो देख लीजिए, लिखा भी तो है W/P, आपको पता चल जाएगा वैसे भी। और रियल वेज को हम लोग बेस ईयर पे भी कैलकुलेट करते हैं, कॉन्स्टेंट प्राइस पर, ठीक है। और बताइए, और कोई डाउट है तो। W/P से, W/P रियल वेज है मैंने बताया, तो आप इसको प्राइस मैकेनिज्म से भी समझ सकते हैं। जैसे डिमांड और क्या होता है, प्राइस के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। प्राइस बढ़ा तो क्या हो गया, डिमांड जो है अपने आप कम हो जाता है। प्राइस अगर कम हुआ तो डिमांड अपने आप बढ़ जाता है। किसी भी कमोडिटी की अगर प्राइस बढ़ जाती है तो क्या होता है, प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो गई, और जब डिमांड ही कम हो गई तो जो सप्लायर है, जो सेलर है, वो क्या करेगा, अपनी कमोडिटी की प्राइस को कम करता जाएगा कि भाई, क्योंकि उसको अपनी कमोडिटी को स्टॉक में बहुत ज़्यादा दिन तक तो नहीं रख सकता, उसको अपनी कमोडिटी को क्या करना है, सेल करना है। तो प्राइसेस को कम करेगा, और तब तक कम करेगा जब तक जो प्राइसेस है वो इक्विलिब्रियम तक नहीं आ जाए, ठीक है। इक्विलिब्रियम प्राइस वही प्राइस होता है जहां पर जो सेलर है और जो बायर है वो दोनों उस प्राइस को लेने और देने के लिए तैयार है। सेलर कहता है कि मैं इससे कम प्राइस नहीं ले सकता, और बायर कहता है कि मैं इससे ज़्यादा प्राइस नहीं दे सकता। तो दोनों एक पॉइंट पर जिस पे आकर सहमत होते हैं कि हाँ चलो ठीक है भाई, इसमें मेरा भी बेनिफिट है, वो कहता है हाँ इसमें मेरा भी बेनिफिट है, मैं इतना दे दूंगा। तो सेलर भी रेडी होता है कि हाँ ठीक, इतना दे दोगे तो मैं भी तुम्हें अपनी वस्तु दे दूंगा। तो वो क्या हो गया, वो एक इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया, ठीक है। तो चलिए, ये सारा था एडम स्मिथ के बारे में, एक बार फिर से देख लीजिए। अगर कुछ डाउट है तो अदरवाइज एंड करते हैं सेशन। लॉ ऑफ सब्सिस्टेंस वेज है, आयरन लॉ ऑफ वेजेस कहते हैं इसको। इसका मतलब है कि जो मजदूर है उनको मजदूरी सिर्फ उनके जीवन निर्वाह के बराबर ही दिया जा रहा है। इन्वेस्टमेंट इज एन एंडोजीनियस फैक्टर, ये क्वेश्चन पूछा गया है
कि इन्वेस्टमेंट जो है वो एंडोजीनियस फैक्टर है। इसका मतलब कि जो इन्वेस्टमेंट है वो डिपेंड कर रहा है किस पर, सेविंग पर, ठीक है। दूसरा देखिए क्या था इसमें, और क्या था, सप्लाई साइड इकोनॉमी है। आपने क्लासिकल इकोनॉमी में पढ़ा है सेज लॉ के बारे में, वो सप्लाई साइड इकोनॉमी की बात करते हैं, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, ठीक है। उसके बाद क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इज एप्लीकेबल इन एग्रीकल्चर, मतलब जो एग्रीकल्चर है वहां पर आपको डिमिनिशिंग रिटर्न को देखने को मिलता है, क्योंकि आपको पता है कि हर भूमि की एक क्षमता होती है उत्पादन करने की। अगर आप उससे बहुत ज्यादा प्रोडक्शन किए जा रहे हैं, फर्टिलाइजर भी डाल रहे हैं, तो क्या होगा, उसकी जो उर्वरक क्षमता है वो क्या होती है, कम होती जाती है, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न जो है एप्लीकेबल है, और इस ग्राफ से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। और ये है आपका वेज के बारे में कि जो डिमांड फॉर लेबर है और रियल वेज के बीच में कैसा इनवर्स रिलेशन है। अगर रियल वेज बढ़ेगा तो डिमांड फॉर लेबर जो है वो कम हो जाएगा, उद्योगपति लेबर की डिमांड ही नहीं करेंगे। और सप्लाई ऑफ लेबर और रियल वेज के बीच में कैसा फंक्शन है, डायरेक्ट, यानी डायरेक्ट रिलेशनशिप है, वेज बढ़ेगा तो सप्लाई ऑफ लेबर क्या है, बढ़ जाएगा। इसके बीच में मैंने सारा बताया है आपको ग्राफ से, एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। इनविजिबल हैंड की थ्योरी है, इसी को हम लोगों ने क्या कहा, जो मार्केट मैकेनिज्म है, ठीक है, इसको हम लोगों ने क्या कहा है, सॉरी एडम स्मिथ ने क्या कहा है, इनविजिबल हैंड कहा है, ठीक है, कि जो प्राइस है, जो वेजेस है वो फ्लेक्सिबल है, उनमें ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट होता रहता है। इसको उन्होंने क्या कहा, अदृश्य हाथ का सिद्धांत, ठीक है, याद कर लीजिएगा। लेसेस फेयर इकोनॉमी है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कैन बी इंक्रीज बाय डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब कि अगर आप डिवीजन ऑफ लेबर करते हैं, ये डिवीजन ऑफ लेबर की बात करते हैं, श्रम विभाजन की बात करते हैं, कि अगर आप श्रम का विभाजन करते हैं तो आपको उत्पादन में उससे क्या मिलेगा, इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। और क्या था, सप्लाई ऑफ लैंड इज कांस्टेंट, जो भूमि है उसकी सप्लाई कांस्टेंट है, और अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर है, जो श्रम है उनकी जनसंख्या ज्यादा है, आप जितना चाहे उतना लेबर को बढ़ा सकते हैं। कैपिटल एक्यूमुलेशन की बात करते हैं, ये डिवीजन ऑफ लेबर की बात करते हैं। जो एडम स्मिथ थे वो कहते हैं अगर इकोनॉमी का डेवलपमेंट करना है तो पूंजी का संचय होना आवश्यक है। पूंजी का संचय कौन करता है, उद्योगपति करते हैं, जो भारी भरकम इन्वेस्टमेंट करते हैं इकोनॉमी में, ठीक है। और डिवीजन ऑफ लेबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 4 इंपॉर्टेंट है इसमें, कैपिटल एक्यूमुलेशन, डिवीजन ऑफ लेबर और आयरन लॉ ऑफ वेजेस है, ठीक है। और एक है इनविजिबल हैंड, ये 4 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद कर लेना है इसके बारे में। और एडम स्मिथ के बारे में हम लोग कुछ चीजों को जो जानना था वो जरूरी था। क्या था कि देखिए, जो एडम स्मिथ है फाउंडर ऑफ क्लासिकल इकोनॉमी कहे जाते हैं, क्लासिकल स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स भी इनको कहा जाता है, याद कर लीजिएगा। इनकी फेमस बुक है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, 1776 में आई थी, याद करना आप लोगों को। चलिए फिर आज यही पर एंड करते हैं सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।